बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 सितंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर सनसनीखेज खबर है। खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम जो कि DGISI हैं, उनको हटाया जा रहा है। DGISI की जगह पर नए DGISI लाए जा रहे हैं। बैकग्राउंड तो आपको पता ही है कि DGISI जनरल नदीम अंजम जो है वो अब से एक साल पहले, तकरीबन पिछले सितंबर में रिटायर्ड हो चुके हैं। वो भी एक्सटेंशन पर ही चल रहे हैं। एक्सटेंशन का मौसम है, सभी को मिल रही है तो उनको भी मिली है। तो ये पिछला एक साल उनका एक्सटेंशन पे था, लेकिन इस एक्सटेंशन के वक्त में वो आपको टेलीविज़न पर नज़र नहीं आए। आखिरी दफ़ा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आए थे तो वो अरशद शरीफ शहीद के जनाजे वाले दिन नज़र आए थे। वो मेरा ख्याल उनकी आखिरी टेलीविज़न पर आवाम के साथ जो इंटरेक्शन थी वो थी। बहरहाल जनरल नदीम अंजम एक साल से एक्सटेंशन पर थे। अब ये खबरें आ रही, असद तूर साहब ने भी खबर दी है, दूसरे भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं जिनसे बातचीत हुई है वो ये खबर दे रहे हैं, जो मिलिट्री ज़राए के करीब तर हैं, वो तमाम जर्नलिस्ट और दफ़ाई तज्जिया निगार ये बात कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब को अब फारिग किया जा रहा है। वजूहत आपके सामने हमने रखी थी कि बहुत सख्त तशनगी है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के यहाँ, और शायद उसकी ज़िम्मेदारी काफ़ी हद तक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब की समझी जाती है। अभी हाल ही में जो तरामीम के अंदर फेलियर हुआ है, उससे पहले जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर फेलियर हुए हैं, या वो तमाम जो झूठे केसेस बनाए गए थे उनमें इमरान खान साहब उस तरीके से इम्प्लिकेट ना किए जा सके, 9 मई के जो मकासद थे वो पूरे ना किए जा सके, उसके साथ साथ जजेस तमाम के तमाम पूरी तरह से कंट्रोल में उस तरह से ना आ सके। 6 जजेस ने इस्लामाबाद में से ख़त लिख दिया, और सो ऑन जितने भी बहुत सारी जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनके करीब तरीन लोगों ने जो अपने मकासद बना रखे थे, उनमें जो पसपाई हुई है या उनमें जो नाकामी हुई है, उसका ज़्यादातर जो मलबा है वो अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब के ऊपर डाला जा रहा है। ये जाहिर है, ये तज्जिया निगार कह रहे हैं, और इसी वजह से अब उनके जाने की बातें हो रही हैं। हतमी तौर पर तो इस खबर को अभी तो तज्जिया ही इसके ऊपर कर सकते हैं। खबर को हतमी शक्ल तो तभी देंगे जब मिलिट्री ज़राए इसका ऐलान कर देंगे, या किसी न किसी तरह से कोई ऐसी खबर आएगी जो हम आपको पूरे वसूख से बता सकें। लेकिन इस वक्त दिफाई एरियाज़ को या दिफाई मैटर्स को जानने वाले लोग तमाम इस बात के ऊपर अग्री हैं कि शायद अब उनको उनकी इस पोजीशन से हटा दिया जाए। एक साल से वो एक्सटेंशन पर इस पोजीशन के ऊपर फाइज हैं। अब जो अगले DGISI आ रहे हैं वो कहा जा रहा है कि उनके चांसेस हैं जनरल शाहिद इम्तियाज़। शायद इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, और ये 22 OTS कोर्स से हैं। OTS कोर्स वो शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, एक लॉन्ग कोर्स है, एक शॉर्ट कोर्स है। जनरल आसिम मुनीर साहब उसी शॉर्ट कोर्स से हैं, OTS से हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर है जिसे ये इस टाइम लीड कर रहे हैं, और इनको अब शायद DGISI बनाया जा रहा है। जनरल बाजवा के भी करीब रहे ये, और ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के भी करीब हैं। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन ना मिली तो फिर जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो इस वक्त मौजूदा हालात में शायद 12वें नंबर पर हैं सीनियरिटी में, लेकिन जहन में रखिए कि अगले 1-2 महीने के अंदर बहुत सारे जनरल्स जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। जैसा कि जनरल नदीम अंजम, अगर उनकी एक्सटेंशन जो एक उनको उस वक्त तो कहा गया था कि टिल फर्दर ऑर्डर्स है, कुछ लोग कहते थे 1 साल की दी गई है। अब पता चलता है क्या होता है। अगर उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाता है और उनकी एक्सटेंशन ख़त्म कर दी जाती है, या फर्दर एक्सटेंशन नहीं दी जाती, तो वो भी हट जाएंगे। जनरल सती भी हट जाएंगे, आसिफ गफूर भी हट जाएंगे। तो इस तरीके से जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो अभी 12वें नंबर पर है वो शायद 6ठे नंबर पर आ जाएं या 5वें नंबर पर आ जाएं। शायद जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो हैं वो भी आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल होंगे। बहरहाल ये तो सूरत हाल थी। अब देखते हैं जनरल नदीम अंजम साहब की रिटायरमेंट या उनकी एक्सटेंशन ख़त्म होने के बाद के अवामल क्या हैं, या उनके ऊपर कितना नज़ला जो है वो डाला जाता है, ये तमाम चीज़ें अब हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा जी, ये बात तो अब हमने आपके साथ डिस्कस कर ली कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब की एक्सटेंशन अब ख़त्म हो रही है और वो रिटायर हो रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो एक रिटायर्ड जनरल होंगे, और फिर आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में, ये मेरा तज्जिया है कि बहुत सारे दूसरे रिटायर्ड जनरल्स की तरह आप उन्हें भी जमहूरियत पसंद,
आइन और सिविल सुप्रीमेसी की बातें करते हुए देखेंगे। यही हमारी बदकिस्मती है कि जब हम पोजीशन पर होते हैं तो हमें ना सिविल सुप्रीमेसी का कोई फ़िक्र होता है, ना जमहूरियत का, ना आइन का, ना पार्लियामेंट का। उस वक्त हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं और हर चीज़ को ताकत से कंट्रोल और दबाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बुनियादी हकूक़ हों। लेकिन जैसे ही हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो हमें ये सारी बातें याद आ जाती हैं और हम फिर बड़े अच्छे अच्छे जो हैं वो सरमन्स देते हैं बैठकर, बड़े अच्छे अच्छे हम तकरीरें करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे तज्ज़िये करते हैं। तो आप देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम कितनी देर में जमहूरियत पसंद होते हैं। माजी में तो हम यही देखते आए हैं, क्योंकि जब हम सर्विस में होते हैं तो उस वक्त या हम खामोशी का रास्ता इख्तियार करते हैं या हम अपना बाजू भी इस्तेमाल करते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं हर डिसेंडिंग वॉइस को, हर जमहूरियत पसंद आवाज़ को। हम सिविल सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ तमाम काम करते हैं जो हम कर सकते हैं। बहरहाल ये तो अब देखेंगे आने वाले वक्त में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम क्या करेंगे। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये है कि ये जो शैतानी तरमीम थी उससे एक शख्स का लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो शख्सियत हैं बिलावल जरदारी। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा नुकसान इसका हुआ है जनरल आसिम मुनीर साहब का, क्योंकि 9 मई के बाद उन्होंने एक अपना हवा क्रिएट किया था, फसाड था, एक ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी धाक बिठाई थी और एक ये इमेज दिया था कि ताकत के इस्तेमाल से वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पहले 6 जजेस का ख़त लिखना, अदालती महाज के ऊपर डिफ़ीट होना और आखिरकार ये जो डिफ़ीट उन्हें पार्लियामेंट के अंदर हुई है, इससे जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके करीबी साथियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म नुकसान है। शॉर्ट टर्म मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जनरल साहब जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सटेंशन और ले लेंगे, 4 साल रह लेंगे, साल अभी बाकी है, 3 साल और रह लेंगे, 5 रह लेंगे, उन्होंने जाना ही जाना है। तो शॉर्ट टर्म में तो उनका नुकसान हुआ है। लॉन्ग टर्म में दहाइयों पर महीद जिस शख्स का नुकसान हुआ है वो बिलावल जरदारी हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी तो पूरे का पूरा बेचारों का जो फसाड था, जो एक लबादा उड़ा हुआ था वही उतर गया। वो तो सियासी तौर पर बरहना हुए खड़े हैं, क्योंकि अब जो नया बयान है, जो कामरान मुर्तज़ा सेनेटर हैं और बड़े मोतबर वकील भी हैं, उन्होंने क्या कहा है पहले ज़रा ये सुन लीजिए। मैं पूरी बात करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। सर वो डॉक्यूमेंट जिस दिन इन्होंने उस पे उसको वोट करवाना था, उससे जो पहले की रात थी, यानी सुबह वोट होना चाहिए था, अगर उस पर एग्रीमेंट होता तो वो उससे जो पहले की रात थी, मिडनाइट में अराउंड 2 बजे वो इन्होंने भिजवाया मौलाना साहब के घर में, किसी काले से लिफाफे में था। और वो जब इन्होंने भिजवाया तो फिर उसके बाद वो मेरे हवाले हुआ कि आप इसको पढ़िए। अभी ये 2 बजे का टाइम होगा। उसके बाद अभी इसको पढ़ना शुरू ही हम कर रहे थे तो बिलावल आ गए। तो चूंकि इसमें आर्टिकल 8 की बात थी, तो अभी तक बात इधर आर्टिकल 8 पर रुकी हुई थी। आर्टिकल 8 वाला जो है ना, ये ड्राफ्ट आप लोगों के पास शायद नहीं है। अभी इसी पे हम रुके हुए थे। तो मैंने बिलावल साहब से कहा कि चेयरमैन ये क्या इसमें ये आर्टिकल 8 पे आपने इसको देखा है? तो बिलावल साहब ने कहा कि जी हाँ, मजबूरी है और इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। इस तरह का तासुर दिया। सुन लिया आपने, वो पूरी तरह बता रहे हैं कि इवन आर्टिकल 8 जो बिल्कुल बुनियादी हकूक़ और बुनियादी पाकिस्तान के आइन की असास है, उसको भी बदलने के ख़िलाफ़ बिलावल जरदारी बिल्कुल तुले हुए थे और कह रहे थे मजबूरी है, करना है। मतलब इस शख्स का ना कोई सियासी दीन है, ना कोई सियासी ईमान है, इसका सब कुछ ताकत है बिलावल जरदारी का। और जिस बुरी तरह से बिलावल जरदारी की जमहूरियत एक्सपोज हुई है, बहरहाल कोई नई बात नहीं है। इनके नाना भी बाद में उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हमारी तमाम तर उनके साथ हैं हमदर्दियाँ जो कुछ उनके साथ हुआ। लेकिन पहले तो वो भी पाकिस्तान तोड़ने में उनका हाथ था याया खान के साथ, उसके पहले अयूब खान के साथ मिलके फातिमा जना साहबा के साथ और सब कुछ जो किया, तो वो भी कोई जमहूरियत पसंद नहीं थे। ये ऐसे ही बस एक फसाड है। हम कब्रों को पूछते हैं, जब कुछ चला जाता है तो उसके बारे में हम फिर एक बड़ी रोमांटिक हमारा एक एटीट्यूड हो जाता है और हम खामखा बड़ी सियासी रोमांटिक किस्म की स्टोरीज़ बना देते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, वो भी कोई जमहूरियत पसंद माजरत के साथ थे नहीं। आखिर पर हुए जब खुद पर मुसीबत पड़ी, उससे पहले वो बिल्कुल नहीं थे। बहरहाल इसमें बिलावल जरदारी साहब बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। फ़ायदा 2 लोगों का हुआ है। पहला फ़ायदा तो पाकिस्तानी अवाम का हुआ है, इमरान खान का हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है। इनका फ़ायदा हुआ है कि इमर्ज हुई हैं पॉलिटिकल फोर्सेस दोबारा। ज़ाहिर है अदलिया का हुआ है, उनको एक्सपोज भी हो गए, उनको नुकसान पहुँचाने वाले। काजी का भी ज़ाहिर है नुकसान हुआ इसमें, मैं उनका नाम लेना भूल गया नुकसान वालों में। शॉर्ट टर्म में क्योंकि काजी ने जाना ही था, 3 साल की भले एक्सटेंशन हो, शैतान आज़म ने जाना ही था, लेकिन उनका नुकसान हुआ है। लेकिन जिस और एक शख्स का फ़ायदा हुआ है वो मौलाना फजल रहमान है।
अब देखते हैं कि वो इस फ़ायदे को लेते हैं, रिटेन करते हैं इस सिचुएशन को, या वो भी डिच करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक को। लेकिन उनका भी फ़ायदा हुआ है। 2024 के इलेक्शन देख लें या 2018 के इलेक्शन देख लें, तो अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया। उनकी आवाम के अंदर रेलेवेंस ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा रेलेवेंट हुए हैं, बल्कि इस टाइम तो सियासत के उफ़क़ के ऊपर वो हर तवज्जो का, हर नज़र का मरकज़ बने हुए हैं। तो फजल रहमान साहब को भी बहुत इसमें फ़ायदा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। आहत चीमा, आपको पता है शरीफ ख़ानदान के दस्ते रास्त, जिन्होंने शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत कुछ किया, फिर उनके ऊपर नैब के करप्शन के केसेस भी बने। अब उनकी ज़मीन को बचाने के लिए 84 करोड़ रुपया, जी हाँ 84 करोड़ रुपीस जो हैं वो खर्च किए गए हैं। पहले मोहसिन नकवी 48 करोड़ 48 करोड़ रुपए की अप्रूवल दे के गए थे। मरियम साहबा ने वैसे बड़ा काम तो कोई नहीं किया, 4 का हिस्सा इधर किया, 8 का इधर किया, ऐसे ही आप हमारी बाजी के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। मीन टोटल 84 करोड़ रुपया ही तो उन्होंने किया है। तो अब इनकी ज़मीन के लिए ये अहमद नूरानी साहब स्टोरी लेकर आए हैं, उनकी स्टोरी है, और उन्होंने ये बताया है कि इनकी जो ज़मीन है और हाफजाबाद और उस इलाके के अंदर उस ज़मीन के ऊपर बंद बांधने के लिए, इनकी ज़मीन को बचाने के लिए 84 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का इस्तेमाल हुआ है। और ये हैं वो खांचे जो लगाए जाते हैं। रिपोर्टेडली स्टोरी इसलिए कहेंगे कि अहमद नूरानी साहब की स्टोरी है जो आपके सामने रखी है कि इतना बड़ा ये मेरिट का कत्ल हुआ है और टैक्स पेयर का 84 करोड़ रुपया इनकी ज़ाती ज़मीन को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर, इलियास चौधरी साहब, ये मेरा ख्याल NA 62 है अगर मैं गलत नहीं हूँ, NA 62 NA 62 गुजरात, वहाँ से ये जीते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते, इमरान खान के नाम पर इन्हें वोट पड़ा। अब इनका फड्डा चल रहा है इस वक्त इमरान रियाज साहब के ख़िलाफ़। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी है क्योंकि उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर एक तज्जिया किया था जो कि मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब तज्जिया था। कोई उन्होंने ऐसी इनकी किरदार कशी करने की मेरा तो ख्याल नहीं कोशिश की इमरान रियाज ने, बड़ी मुनासिब बात की। मुनासिब बात क्या की कि जिस दिन से इलियास चौधरी साहब हैं जो जीते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ लीग के खाते में डाल दिया। अब ये बार बार कहते हैं कि मैं PTI का हूँ, लेकिन इनको इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे काफ लीग के खाते में डाला हुआ है। अब ये सवाए बयान देने के इन्होंने अमली तौर पर कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे ये नज़र आए कि ये वाकई काफ लीग से निकलना चाहते। मसलन ये क्या कर सकते थे अमली तौर पर, ये अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन को पिटीशन करते, वो ना सुनते, उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन करते और कहते कि ये मेरी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मैं PTI का हूं और मुझे क्यों डाला जा रहा है काफ लीग में, मैं काफ लीग में नहीं हूं। काफ लीग को इनका नाम डाल के उसकी बेस के ऊपर काफ लीग को एक ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, क्योंकि जितने MNA जीते होते हैं उसके रेफरेंस में मिलती हैं, उन्होंने वो भी फ़ायदा उठा लिया हुआ है और ये हमारे दोस्त जो हैं वो खामोश रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, इनके पास एक और बहुत बड़ा जो ऑप्शन था वो ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का केस सुन रही थी, क्योंकि इनकी सीट गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काफ में डाली, ये काफ के हैं नहीं, इन्हें गलत तरीके से डाला गया और उसकी बेस पर काफ को मीन PMLQ जो कि इस वक्त शुजात हुसैन साहब की पार्टी है, उनको मखसूस नशिस्त का भी फ़ायदा हुआ इनका नंबर काउंट करके। तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टी बन जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जी मैं तो कभी काफ में नहीं था, ये देखे मेरे साथ क्या किया हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी ये अगवा भी हो गए थे। अब इनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, ये मैं तज्जिया ही दे रहा हूँ, ज़ाहिर है ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, मेरा ज़ाती तज्जिया है कि इमरान रियाज साहब हों या दूसरे दोस्त हों, तमाम यही तज्जिया कर रहे हैं कि जब इन तमाम दोस्तों को पहले तो इन्हें काफ से हटना चाहिए था और एफर्ट करके हटना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं की, और फिर ये इनको पता भी था कि अगवा हो जाना और फिर ये अगवा भी हो गए। इमरान रियाज साहब ने तो ट्वीट किया है कि जब भी मौका होता है ये अगवा हो जाते हैं और फिर मामला जो ऐसे लगते हैं कि इनसे मजबूरी से ये वोट लिया जा रहा है। हालांकि ये काफ लीग में इलेक्शन कमीशन ने इनको डाला हुआ और इन्होंने कभी किसी किस्म की कोशिश नहीं की कि इनको काफ लीग से हटाकर PTI के अंदर डाला जाए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इलियास चौधरी साहब को बजाय ट्विटर के ऊपर या बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इसका जवाब देने की, इन्हें एक पिटीशन करनी चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके और फौरी तौर पर अपने आप को PTI से अलाइन करना चाहिए, क्योंकि इखलाकी तौर पर यही बेहतर है, यही उनकी पोजीशन होनी चाहिए। जो वो कर रहे हैं वो इखलाकी तौर पर नहीं। इसके साथ साथ मुझे ये, अब मैं मुबैना तौर पर कहूँगा, मुझे अंदर से, सिस्टम के अंदर से एक जूनियर आदमी ने, ऑफिसर नहीं है, जूनियर आदमी जो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है, उसने अपना नाम अनोनिमस रखने की शर्त के ऊपर ये बताया है कि कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जो अभी अगवा होने की बातें हो रही थी, उन्होंने कहा ये डील का हिस्सा थे। वो लोग अगवा थे नहीं, उन्होंने अपने आप को खुद ही अगवा जाहिर किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वोट दिया। कुछ तो मुल्क से बाहर थे, वो जानबूझकर उस दिन मुल्क आ गए और फिर अपने आप को अगवा करने की बात कर दी कि मैं अगवा हो गया हूँ। और असल बात ये थी कि ये डील का हिस्सा था कि आप हमें हल्के में फेस सेविंग देंगे,
आप इस तरह का माहौल बनाएंगे कि हम अगवा हुए हैं, ताकि जब हम आपको वोट दें तो हमारी हल्के में बेइज्जती ना हो, हम बाद में कहें देखें जी हम तो मजबूर थे। क्योंकि हर वो शख्स 12-13 लोग जो आज़ाद है, उन्हें पता है हम अगवा हो सकते हैं, उन्हें तो केपी में होना चाहिए था इन दिनों में। वो अपने घरों में और दूसरी जगहों पर क्या कर रहे थे। और अगर कोई मुल्क, फॉर एग्जाम्पल एक MNA है, वो मेरा ख्याल अभी भी मुल्क से बाहर है, उनकी मैं अभी नाम नहीं लेता, चंद दिन में ले दूंगा। वो मुल्क से बाहर मेरे से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या होने वाला है। मैंने उन्हें ख़ास ताकीद की कि आपने मुल्क से बाहर रहना है, ये काजी साहब के जाने तक बहुत सारा गंद उछलेगा। ये 15 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अब अगर वो इसके बावजूद पाकिस्तान चले जाते हैं तो फिर मैं हक बजानब हूँगा ये कहने के कि वो जानबूझकर गए हैं और वो इस तमाम चीज़ का हिस्सा हैं, वो जानबूझ के वोट देना चाहते हैं। वो शुक्र है वो MNA नहीं गए, अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक बाहर हैं, और यही उन्हें करना चाहिए क्योंकि वो इमरान खान के नाम पर जीत कर आए। इन MNAs को भी अपने आप को, जो मुल्क से बाहर था उसे बाहर रखना चाहिए था, जो मुल्क के अंदर है उसे KP में महफूज रखना चाहिए। आज़म सवाती साहब इस पर बहुत बार कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में आवाज़ उठा चुके हैं। अली अमीन गंडापुर महफूज अरेंजमेंट्स कर चुके हैं, लेकिन इन दोस्तों का वहाँ पर ना होना बहुत बड़े सवालात उठाता है, और इनके हल्के के लोगों को इनसे ज़रूर ये सवालात पूछने चाहिए। ये ना अब 1970 की दहाई है, ना 80 की, ना राजेश खन्ना की फिल्में बन रही हैं। अब डिजिटल ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और बल्कि अब तो आप देखिए साइबर वॉरफेयर शुरू कर दिया इजराइल ने। तो ये और ज़माना है, इसलिए इसमें इमरान रियाज के ऊपर अटैक करने या दूसरे लोगों पर अटैक करने की बजाय हमें अपने तौर पर जवाब देने चाहिए, और हर शख्स अब अकाउंटेबल है और उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो आवाम करती है। अच्छा जी, हामिद मीर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए डिफरेंट, तो मैंने उनका व्यू पॉइंट लेने के लिए जेल में उनसे मिलने की कोशिश की, मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। और ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से अमूमी तौर पर वही लोग मिल पाते हैं जो जाहिर है जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि उनको मिलना चाहिए, या किसी न किसी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर इस्टेब्लिशमेंट के पास है। बाकी लोग अदालत से ऑर्डर ले आएँ, जो मर्जी ले आएँ, इस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं मिलने देती, उनको करीब नहीं आने दिया जाता जेल के। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आज़म सवाती साहब मुतअद्दिद बार जो है वो ऑर्डर लेकर गए कोर्ट के, और उनको मुलाकात नहीं करने दी गई इमरान खान से। लेकिन जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी कराना था, उस दिन आज़म सवाती साहब के लिए 7 बजे जेल खुलवाई गई और उनकी मुलाकात करवा दी गई, क्योंकि उस दिन अपना मतलब था। वही आज़म सवाती बार बार अदालती अहकामात लेकर जाते रहे जेल, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। तो ये हामिद मीर साहब की बात दुरुस्त है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगली खबर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम, उनकी बाजियाबी के लिए समाअत हुई। रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श थी। बदकिस्मती की बात है कि उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं। 14 अगस्त से उन्हें अगवा किया हुआ है। आज देख लीजिए आपके कोई 19 सितंबर हो गया है, और उनके बारे में इन 35 दिनों के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किधर हैं। और अगर आप ये भी देखें साथ साथ कि सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी दाखिला को अब 30 सितंबर को जवाब जमा करवाने का अदालत ने कहा है। लंबी तारीख दी है, 12 दिन की। एक बंदा बाजियाब है, 1 या 2 दिन की तारीख देनी चाहिए थी। अदालतों का भी ये रवैया देखिए कि जिनका प्यारा अगवा है वो 12 दिन कैसे बैठ के इंतज़ार करेंगे। तो थोड़ी मेहरबानी कीजिए, इतनी लंबी तारीखें मत दीजिए। पता है सबको कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज या MI के पास हैं या ISI के पास हैं, तो सीधा सीधा अहकामात दीजिए और उनको बाजियाब करवाइए, क्योंकि इतनी लंबी तारीखें देने की कोई वजह हमें समझ आती नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस, जो अलकादर ट्रस्ट केस बनाया हुआ है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला नहीं करती, इस केस का हतमी जो ट्रायल का फैसला है वो नीचे अदालत नहीं सुनाएगी। उन्होंने बाउंड कर दिया है। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सुनकर क्या फ़ैसला देती है। एक खुशाइन बात है, लेकिन इसमें बुरी बात यह भी है कि पहले आमिर फ़ारूक साहब ने इस चीज़ को बहुत लटकाया। अब शुक्र है कि इस केस को सुना जा रहा है, और देखते हैं इसके अंदर और क्या किया जा सकता है। ख़बरें और भी काफ़ी सारी थीं, लेकिन वक्त पूरा हो गया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।